हमारे ऋषि महर्षियों ने ऐसी छोटी छोटी बातों पे कितना ध्यान रखा है। उन्होंने यहाँ तक ध्यान रखा कि बच्चा गर्भ में है तो वो कुछ अटपटी चीजें उसके पेट में मुंह के द्वारा जा सकती हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है अर्पित और ये कुंडली है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा भगवान मनु की मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने यहाँ संस्कार की बात की है और कहा है कि जात कर्म संस्कार जो कि नाभिक छेदन से पूर्व होता है, जिसमें उस जातक को या जन्मा जो बालक होता है, ये बालिकाओं को ये संस्कार नहीं होता। बालिकाओं के लिए ये संस्कार नहीं, बालकों को ये संस्कार दिया जाता है, नवजात शिशु को। उसमें नाभि छेदन से पूर्व उसका जात कर्म होता है, जिसमें सोने को घिस करके शहद और घी के साथ उसके जिह्वा पर रखा जाता है, ताकि शरीर के अंदर पेट में जो मल आदि चीजें इकट्ठा हुई हैं, जो विष उत्पन्न हुआ है पेट में उस बच्चे के, वो वामन के साथ उल्टी करके बाहर हो जाए। ये जातकर्म संस्कार है। हमारे ऋषि महर्षियों ने ऐसी छोटी छोटी बातों पे कितना ध्यान रखा है। उन्होंने यहाँ तक ध्यान रखा कि बच्चा गर्भ में है तो वो कुछ अटपटी चीजें उसके पेट में मुंह के द्वारा जा सकती हैं। उसको बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि ना तो उसके मुंह में अच्छे से दांत निकले हैं और ना वो उसकी बुद्धि ही विकसित है। तो उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखे स्वर्ण का भस्म शहद और घी के साथ, जबकि आमतौर पर शहद और घी एक साथ नहीं खाया जाता, वो विष बन जाता है, पर जन्म के सबसे पहले तुरंत ही उसे यही विष दिया जाता है, क्योंकि विष से विष का पात होता है, कटना या खत्म होना होता है। तो यहाँ उसके शरीर में जो पेट के अंदर विष भरा पड़ा है, उसको विष दे करके उसका शमन किया जाता है। इसलिए उसे स्वर्ण का भस्म घी और शहद के साथ चटाया जाता है। ये जातकर्म संस्कार है। आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली में इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ और सबसे पहले बता दूं, दक्षिणायन में जन्मे होने से सूर्य बलवान नहीं होते, कमजोर हो जाते हैं। हेमंत ऋतु शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह सोमवार को जन्मे हैं। इस वजह से शीत प्रधान है, झगड़ालू नहीं है और वैमनस्व का भाव नहीं है। शुभ योग में पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं। इस वजह से व्यक्ति राजा की भांति जीवन जीने वाला और विस्तारवादी नीतियों का प्रचारक होता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण दाम्पत्य कभी भी कमजोर नहीं होगा और व्यक्ति की बुद्धि कभी भी कलुषित मानसिकता से प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेष लग्न की कुंडली में लग्न में शनि बैठे हैं और वक्री हैं 5 डिग्री के। अब जरा सोच के देखिए तो इनकी कुंडली में लग्न में शनि नीच का बैठा, जिनका नीच भंग यहाँ क्रमशः सूर्य ने किया है, जो खुद भी स्वयं भी नीच के हैं। सूर्य नीच के हैं पर उनका नीच भंग शुक्र ने किया। शनि नीच के हैं और जो इस राशि में ग्रह उच्च का होता है वो ग्रह केंद्र में ही है। हालांकि ये निम्नतम स्तर का नीच भंग कहा जाएगा, क्योंकि जिस राशि का नीच भंग जो ग्रह कर रहा है वो ग्रह स्वयं सूर्य भी नीच का है। और इस कुंडली के लिए गुरु एकादशवें 9वें भाव के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं और राहु मंगल के प्रभाव में हैं और किसी भी तरीके से उन पे राहु और केतु का प्रभाव है, जिसके कारण व्यक्ति में कई बार मानसिक दुर्बलता का उसे शिकार होते देखा जाता है। 12वें भाव के अधिपति जब पंचम भाव को देखेंगे तो विद्वेषण और भंग योग लगा देते हैं। व्यक्ति के हाथ में जो कोई भी चीज आए उससे वो दूर हो जाना चाहता है या कई बार उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहता है। लग्न में शनि नीच के हैं, वक्री हैं। पापक ग्रह का वक्री होना और भी कष्टदायक होता है। इस कारण से अब इनकी कुंडली में मैं यहाँ पे चर्चा कर दूं चलित कुंडली में, तो चलित चक्र में जो बात बन रही है वहां पे गुरु 12वें भाव का फल कर रहे हैं। अब एक बात जो चलित चक्र पे अभी आने वाले दिनों में कार्यक्रम बनाने वाला हूं, यहाँ सूर्य और शुक्र सप्तम भाव में ही बैठे हैं, राहु पंचम भाव में बैठ रहे हैं, मंगल का प्रभाव 6वें भाव का जा रहा है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में ही बैठ रहे हैं, लग्न में शनि वक्री जस के तस, लेकिन गुरु 12वें और बुध अष्टम भाव में। तो बुध यहीं बैठे, गुरु का प्रभाव यहां जा रहा है और मंगल जन्म कुंडली में यहां जा रहा है। बाकी चंद्रमा जो है वो इस कुंडली में, निखिल जी लगता है लिखना भूल गए हैं, चंद्रमा यहीं है।
ये चंद्रमा मतलब कर्क राशि और मेष लग्न की कुंडली बनी। चंद्रमा और मंगल दोनों कैसे हैं? तो चंद्रमा इस कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं और मंगल के सन्निकट। अब यहाँ पे लग्न का अधिपति पंचम में गुरु से दृष्ट और राहु केतु के संपर्क में, और लग्न का अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में बैठे गुरु से दृष्ट है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति पढ़ने में तेज है और बुद्धिमान होने के साथ साथ बुद्धिशाली भी है। चलित चक्र में गुरु 12वें भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि ये गुरु कुंभ राशि का परिणाम करेंगे पर 12वें भाव के जैसा। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ये गुरु जो होंगे वो 11वें भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं, पर उनका परिणाम 12वें भाव का मिलेगा 30% से भी ज्यादा, 70%। और दूसरी बात अगर बता दें इसको, तो ऐसी स्थिति में कि ग्रह अगर चलित कुंडली में अपना भाव बदल रहा हो तो वो भाव बदलता है, राशियां नहीं बदलती हैं। राशियां जस की तस रहती हैं। अगर कुंभ राशि में गुरु बैठे हैं तो गुरु चलित कुंडली में भी कुंभ राशि का ही फल करेंगे, पर कुंभ राशि के 12वें भाव में बनने के जैसा फल करेंगे। अगर किसी जातक की कुंडली में 12वें भाव में 11 नंबर लिखेगा और गुरु वहां बैठेंगे तो जो परिणाम वहां गुरु देंगे वही परिणाम यहां भी गुरु देंगे। मतलब व्यक्ति के जीवन में दार्शनिकता और साथ ही साथ 12वें भाव में गुरु व्यक्ति को कम अंक लेने वाला और कई बार उसके जीवन में छोटी मोटी परेशानियों से उसके जीवन को चलाने वाला बना देते हैं। क्लियर है? यहां पे एक बात और बता दूं तो इनकी कुंडली में जो ग्रह स्पष्ट है वो सबसे पहले स्पष्ट कर देता हूं। लग्न में शनि बैठे हैं 5 डिग्री 1 कला अश्विनी नक्षत्र में वक्री होकर के, इस वजह से उनका परिणाम पीछे भी शिफ्ट होगा और यहाँ पे वो कई बार व्यक्ति के जीवन में जल्दी ही नौकरी देने का काम कर देंगे, क्योंकि तब गुरु का प्रभाव कुंभ राशि का पड़ेगा और गुरु और शनि एक साथ बैठेंगे तो नौकरी का योग बनेगा। द्वितीय भाव खाली है, तीसरा भाव भी खाली है। अगर जो भाव कमजोर है मतलब वो खाली है तो उसे कमजोरी का दोष लग जाता है या फिर वो कमजोर हो जाता है सामान्यतया। बाकी के ग्रह जहां कहीं बैठे हैं, अब इसकी तुलना आपको मैं ऐसे करके बता देता हूं। अगर कोई भाव में कोई एक ग्रह बैठ गया, चाहे वो शत्रु के ही घर में क्यों ना बैठा हो या नीच का ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन अगर कोई भाव उसी कुंडली में खाली है तो दोनों में बलवान जिस भाव में ग्रह बैठा है वो भाव बलवान होगा। जिस भाव में कोई भी ग्रह नहीं है वो भाव सुप्त प्राय तो नहीं कहते, क्योंकि हो सकता है कि उस पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, पर अगर वो भाव खाली है तो वो भाव कमजोर है। तो इसका अर्थ है कि इस कुंडली में पराक्रम और धन ये दोनों भाव कमजोर है क्योंकि ये खाली है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्वग्रही, इस वजह से खाली होने के बाद भी व्यक्ति के अपने पराक्रम के साथ उसके पास चल अचल संपत्ति और धन धान्य की स्थिति बनती रहेगी। पंचम भाव में मंगल और राहु बैठे हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को गर्माहट और कई बार उसको संतान में दिक्कत होने के साथ साथ उसके अपने क्रिएटिविटी पे भी संदेह होने लगता है और कई बार उसे अपने विवाह में भी दिक्कत से आगे बढ़ने की स्थिति बनती है। वैसे गुरु और मंगल का शिक्षकीय योग व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी को अच्छा बना देगा। छठवें भाव में जो भाव खाली है उसके अधिपति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसके कारण व्यक्ति के कई बार निर्णय और कमजोर या गलत निर्णय के कारण उसके जीवन में प्रतियोगिता बढ़ सकती है। कई बार उसको वात पित्त और कफ के अनकंट्रोल्ड होने के कारण, या कई बार चूंकि चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, वो शनि से केंद्र में है, आगे उनका राहु मंगल बैठा हुआ है, इस कारण से कई बार व्यक्ति की मति बुद्धि बहुत जल्दी भ्रमित और परेशान होने वाली हो जाती है। इसके साथ साथ सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, जहां सूर्य 23 डिग्री विशाखा नक्षत्र के और शुक्र बैठे हैं 25 डिग्री 35 कला के। यहां पे विशाखा नक्षत्र में ही शुक्र भी बैठे हैं। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में शुक्र को अस्त करे और नवांश कुंडली में शुक्र अपनी राशि के ही बैठ रहे हैं। यहां भी शुक्र अपनी राशि के, यहां भी शुक्र अपनी राशि के, यहां शुक्र मिथुन राशि के बैठे हैं दशम भाव के अधिपति होकर के और बुध से दृष्ट हैं। इसका अर्थ होगा कि कम से कम व्यक्ति का करियर व्यवसाय अपना करना चाहता है, ऐसा ही गुण दोष दिखता बन रहा है, पर व्यक्ति को फिर भी नौकरी करनी चाहिए। दशम भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से इनके पास अनुभव, बैठ करके मेहनत करने वाला काम इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। कई बार आराम से जीवन बिताने की इच्छा ज्यादा होती है, समाज सेवा करने की इच्छा ज्यादा होती है, लोगों को और लोगों के बीच में रह करके वो समाज को कुछ दे करके अपना धन कमाना चाहता है, इसकी इच्छा होती है। वैसे मंगल और राहु का अंगारक योग वहां बना नहीं है, क्योंकि मंगल 25 डिग्री के हैं और राहु 3 डिग्री के हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका पंचम भाव बिगड़ा हुआ है, नहीं, राहु वहां त्रिकोण में है। भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के हैं पर नीच भंग कर रहे हैं, भाव गुरु से दृष्ट है, इस कारण से निसंदेह व्यक्ति को संतति भी होगी और उसको उसका प्रेम मिलेगा भी,
परंतु थोड़ी बहुत आसानी में कमजोरी आ सकती है, क्योंकि ग्रह वहां राहु भी बैठे हैं। हालांकि मैं उसे बहुत ज्यादा खराब और कमजोर नहीं कहूंगा। ये भाव कंफ्यूज है, इसके कारण विवाह में विलंब हो सकती है और कई बार व्यक्ति ऐश्वर्यशाली और भोगी प्रवृत्ति का हो सकता है। मंगल 6वें भाव का फल कर रहे हैं, इस वजह से कई बार पेट से संबंधित परेशानी होती रहती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर और कई बार वाणी भी प्रभावित होती रहती है। 7वां भाव कंफ्यूज है, इस वजह से कई बार व्यक्ति का डेली रूटीन अच्छा होने के बाद भी वो संपूर्णतया फुर्तीला नहीं होता और उसके आवाज में एक अजब तरीके का मिठास देखने को मिलता है। 7वें भाव के बाद 8वें भाव में वृश्चिक राशि के बुध व्यक्ति को रुग्ण मानसिकता का और कई बार निर्णय लेने में गड़बड़ी करने वाला बना सकते हैं। वहीं 9वें भाव के अधिपति 11वें भाव में बैठे हैं, इसे लाभ योग और महाभाग्यशाली योग कहेंगे। उस पर मंगल की दृष्टि है, जो इस कुंडली का लग्नेश गुरु मंगल का योग व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ साथ धार्मिकता का उच्चतम दर्शन दे देता है। 10वें भाव के अधिपति शुक्र नहीं है, शनि है, लग्न में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति जल्दबाजीपन से युक्त होकर के अपने काम को जल्दी से करना चाहता है और जल्दी ही सारी चीजें प्राप्त भी करना चाहता है, पर उतना ही वो जितना जल्दी चाहता है उतना ही उसके जीवन में विलंब के योग लग्न में नीच के शनि के कारण बन रहे हैं। 11वां भाव और जन्म कुंडली में लग्न का बैठना, नीच का शनि और लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना बहुत अच्छा माना जाता है। धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र सप्तम में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में व्यापार का योग बन रहा है, पर सूर्य का नीच भंग होना सामान्य नीच भंग कहा जाएगा। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। यहाँ इनकी कुंडली में सबसे पहले चर्चा सूर्य की करते हैं। सूर्य जन्म कुंडली में तुला राशि के बैठे हैं और बैठे हैं 23 डिग्री पे विशाखा नक्षत्र में जाएंगे और उस नक्षत्र का अधिपति गुरु उन्हें देख रहा है। तो किसने किसको देखा? तो जन्म कुंडली के 5वें भाव के अधिपति को 9वें भाव के अधिपति ने देखा है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ सामान्यतया बहुत अच्छी नहीं है, पर सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति गुरु उन्हें देख करके व्यक्ति को दार्शनिकता का बोध और साथ ही साथ उसे मर्मज्ञ बना रहा है, ज्ञानी और निष्णात बना रहा है। इसके साथ साथ उसके पास रहस्यमय चीजों को समझने वाला और सरकारी क्षेत्रों से लाभ पाने का भी योग बन रहा है। क्लियर है? चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र का अधिपति शनि लग्न में नीच के और चंद्रमा के ठीक आगे मंगल राहु का योग बनना, और चंद्रमा अपने ही राशि के बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति चंद्रमा स्वयं वही बैठा है और 4 डिग्री के हैं। सूर्य से चंद्रमा केंद्र में है, चंद्रमा से सूर्य 10 घर आगे है। इस वजह से व्यक्ति का निर्णय गलत हो या व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं और साथ ही साथ उसको कई बार अपने करियर और अपने मन को शांत करने के लिए कई जगहों पे भटकना पड़ता है। इस वजह से जो कोई भी निर्णय लिया जाए उस पर निश्चित रूप से मंथन की आवश्यकता होगी। चंद्रमा सूर्य से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में ये गज केसरी योग का निर्माण करे और चंद्रमा शनि से केंद्र में ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल मानसिकता का दोषी बना देता है या कई बार वो अपने आप को उस लेवल में ले जाकर के स्थापित कर देता है और बाद में उस स्थिति को लेकर के पश्चाताप करता रहता है। लग्न में शनि दुखी, नेचर से ही व्यक्ति थोड़ा दुखी होता है और उसको चाहे कुछ भी दे दिया जाए वो फिर भी सुखी होने में उसको देर लगती है। मंगल पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं और शुक्र जन्म कुंडली में विशाखा के हैं। ये स्थिति व्यक्ति को अनुभवी बनाने के साथ साथ क्रिएटिव मानसिकता का बना रही है। इसके साथ साथ उसके पास तकनीक की समझ होने के अतिरिक्त लग्नेश का 5वें भाव में राहु के संग जाना व्यक्ति को बहुमुखी, बहुआयामी और गहरी जबान का बना रहे हैं, गहरी वाणी का बना रहे हैं। व्यक्ति की वाणी किसी को भी आसानी से प्रभावित करने वाली और रौबदार नहीं होती। वो जिस पद पे होता है उस पद से उसकी वाणी का कोई मैच नहीं होता, ये भी कई बार देखने को मिलता है। वाणी का सुख मतलब कमजोर, धन का सुख थोड़ा कमजोर, कुटुंबजनों से दूरी बिल्कुल है और कई बार व्यक्ति को मतभेद जीवन में बना रहे, ये बात भी है। बुध अनुराधा नक्षत्र में और शनि लग्न में वक्री, इस कारण से व्यक्ति, हालांकि यहाँ पे बुध अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति को तकनीक की समझ बड़ी अच्छी होती है और यहाँ पे वो बुध वृश्चिक राशि में यहाँ भी वर्गोत्तम होकर के बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति का कम्युनिकेशन और बुध का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और अभी दशा भी बुध की ही चल रही है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह का बैठना, सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है और उस पर मंगल की दृष्टि व्यक्ति को निश्चित रूप से डॉक्टरी क्षेत्रों का जानकार, किसी भी चीज के तह तक जाकर के उसको संपूर्णतया समझने की कोशिश और डीप एनालिटिक व्यू रखने वाला बना देते हैं। ये बुध की बात है। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में गुरु बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास बल है, शस्त्र का, शास्त्र का, ज्ञान का, गुण का, गण का और धर्म का, शास्त्र का, अनुभवों का व्यक्ति महारत है।
और गुरु एकादशवें भाव में बैठे हैं, मीन राशि के तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो फल 12वें भाव का कर रहे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति में उच्चतम दार्शनिकता का बोध भी होते देखा जाता है और व्यक्ति अपने बल पे सब कुछ प्राप्त करता है, उसको सारी चीज़ें लगभग जल्दी जल्दी ही मिल जाती हैं, पर उसमें दार्शनिकता का भाव भी रहेगा। वो समाज की सेवा करने के पीछे हमेशा ही लालायित रखता है। ये गुरु है। शुक्र आपकी कुंडली में आपको गंभीर और अनुभवी बना रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में आपको दरअसल ये आपको थोड़े दुखी भी बना रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र तो खराब नहीं है, पर शनि वक्री होकर के नीच के हुए हैं। इस कारण से कई बार उनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा डालम डोल वाला रहेगा, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अब वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर ले, कई बार अपने पद की गरिमा बचाने से नुकसान में जाए, कई बार वो उस पद की स्थिति को समझ नहीं पाता, जो उसको चीज़ मिला हुआ है कई बार उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाता और निगेटिविटी बढ़ती जाती है। आलस्य बढ़े, प्रमाद बढ़े, चीज़ों को समझने में देर करे, जजमेंटल हो जाए और नुकसान होता है। इस कारण से हमें बच करके रहने की आवश्यकता है। ये शनि है। राहु आपकी कुंडली में कम से कम गुरु से दृष्ट है और इस कुंडली के लग्नेश के संग, लग्नेश का पंचम भाव में जाकर के राहु से युक्त होना व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ें करने का वो योग लगा देते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे बहुत आगे जाना है। ये जो महत्वाकांक्षा है वो मंगल के साथ राहु के बैठने के कारण ही है। ये आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र। नवमांश के बाद दशमांश कुंडली, नवमांश थोड़ा रुकता हूँ। लग्न के अधिपति दशम में शनि के संग बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति व्यापार करना चाहे तो कर सकता है, पर अभी नहीं। व्यापार करने का सचमुच में अच्छा योग अभी नहीं है। अभी आपको नौकरी करके आगे बढ़ करके 2028 के अगस्त से व्यापार करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक योग 2025 के जनवरी से भी बन रहा है, पर 28 वाला योग ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप चाहें तो आपकी कुंडली के हिसाब से आप एक माणिक्य और एक पुखराज दोनों ही धारण कर सकते हैं। हालांकि जो स्थिति मैं सूर्य की देख रहा हूँ और जो स्थिति मैं गुरु की देख रहा हूँ, उसके आधार पे मैं माणिक्य ज़्यादा सपोर्ट करने को कहूँगा, क्योंकि नवमांश कुंडली में सूर्य उच्च के हो जा रहे हैं, इनका नीच भंग हो जा रहा है और वो फ्लक्चुएशन में भी नहीं है। लग्न और दशम के अधिपति में से दोनों द्विद्वादश में हैं। यहाँ लग्न और राशि के अधिपति दोनों द्विद्वादश में हैं। ये चीज़ें व्यक्ति को डिफ्रेंशिएशन में लेके जाती है और कई बार उसको जो मिला होता है उसमें वो भेद नहीं कर पाता है। D10 चार्ट में गुरु का तुला में बैठना व्यापार करने वाले व्यवहार से व्यक्ति को युक्त रखता है। लग्न में चंद्रमा सिंह राशि के और सप्तम भाव के अधिपति शनि मित्र के संग, मित्र की राशि में गुरु केंद्र में सप्तम भाव को चतुर्थ भाव के अधिपति से दाम्पत्य इस कुंडली का कभी भी खराब नहीं है। ये कुंडली मंगलिक भी नहीं है, चंद्र कुंडली से भी मंगलिक नहीं है, लग्न कुंडली से भी मंगलिक नहीं है। लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना व्यक्ति के व्यवहार जगत में व्यक्ति को सपोर्ट करने वाली होती है। धन भाव के अधिपति का सप्तम में बैठना ये व्यक्ति के जीवन को धनवान बनाने के लिए काफ़ी होता है। तृतीय भाव के अधिपति का अष्टम में जाना मित्र की राशि में नहीं है, पर मंगल उन्हें देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश करते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ में बैठना व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गौरव आदि का नाम रोशन करने वाला और जल्दबाजी से ही सारी चीजें प्राप्त करने वाला बना देते हैं। यहाँ लग्न में शनि नीच के वक्री हुए थे, इस वजह से भी कई बार वो उच्च का भी परिणाम देने लगते हैं, हालांकि बहुत कम, पर वो नौकरी क्यों? क्योंकि गुरु और शनि का प्रभाव 12वें भाव का था, इस कारण से व्यक्ति को नौकरी मिलती है। पंचम भाव में सिंह राशि का निर्माण और यहाँ के अधिपति नीच के हैं, जिनका नीच भंग यहाँ हो जा रहा है, इस कारण से संतान में दिक्कत नहीं है। हालांकि गर्भपात के योग फिर भी राहु मंगल के कारण लगेगा, पर वो संपूर्णतया मैं गारंटी से नहीं कहूँगा। छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग, इस वजह से कई बार स्वास्थ्य में वात, पित्त और कफ तीनों अनकंट्रोल्ड है। इसको ठीक करने के लिए शहद, हल्दी और जल का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें, बहुत ज़्यादा नहीं, पर सामान्यतया होना चाहिए। सप्तम भाव के अधिपति सप्तम में सूर्य के संग बैठे, इस वजह से प्रेम विवाह के योग हालांकि बन रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे शुक्र की पड़ रही है, शुक्र की राशि पे शत्रु की राशि पे पड़ रही है, वहाँ पे शुक्र बैठे हैं, तो उस भाव को कंफ्यूजन में लेके जा रहे हैं। तो कई बार ब्याह विवाह ऐसा लगेगा कि हो जाएगा, कई बार लगेगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कुंडली बिना मिलाए विवाह ना करें। अष्टम भाव ठीक बैठा है, मैं ये तो नहीं कह सकता, पर इस भाव के अधिपति कम से कम इन्हें देख रहे हैं। अष्टम भाव में पापग्रह की राशि का बनना अच्छा माना जाता है। तृतीय और छठे भाव के अधिपति होकर के बुध वहाँ बैठे हैं, इस कारण से इन भावों का इन्हीं भावों में बैठना कई प्रकार से राजयोग बनाएगा और मैं इसे अच्छा कहूँगा। पर व्यक्ति को अपनी वाणी पे और भी ज़्यादा संतुलन बनाने की आवश्यकता है, उसको और भी ज़्यादा एक्टिव किया जा सकता है। नवम भाव ठीक बना है, लाभ योग बनेगा। दशम भाव जन्म कुंडली में लग्न में है, इस वजह से व्यक्ति की प्रवृत्ति कई बार कमजोर होती है और कई बार वो अपनी व्यवहारिकता के कारण या कई बार एकाकीपन होने के कारण जिस पद पे होता है उस पद से उसका व्यवहार मैच नहीं करता।
एकादशवां भाव आपकी कुंडली में देने वाला बन रहा है पर देरी से। 12वां जन्म कुंडली में मैंने वो बात बताई, गुरु एकादशवें भाव में है, अंक कम मिलता है, पर व्यक्ति पढ़ने में तेज होगा क्योंकि मंगल ने बुध को देखा है और गुरु ने मंगल को देखा है। इस कारण से व्यक्ति के पास जो शास्त्र और पुस्तकों का ज्ञान है वो बड़ा अच्छा है। ये आपकी बात। इस कुंडली के लिए 4 अंक बहुत अच्छा है। इस कुंडली के लिए दिशा पूर्व बहुत अच्छी है। इस कुंडली के लिए सिंह और धनु राशि के लोग बहुत अच्छे रहेंगे। इस कुंडली में शत्रुता कन्या, वृश्चिक, मीन और वृषभ के साथ नहीं करनी चाहिए। दिशा इस कुंडली में धन कमाने के लिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छी रहे। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में नक्षत्र में अश्विनी, पुष्य, विशाखा, अनुराधा, रोहिणी और ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा षडबल में सबसे ज़्यादा बलवान और मंगल सबसे ज़्यादा बलवान हो रहे हैं। हालांकि मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव अगर नहीं होता तो कुंडली और भी कमज़ोर हो जाती। पर अब ग्रह कौन से ग्रह कैसे हैं? अवस्थागत चंद्रमा और मंगल को बल देने की आवश्यकता है। इस वजह से गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान सूर्य को आराधित करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दिया करिए, माणिक्य धारण करिए, गले में रक्त चंदन की माला धारण करिए, ओम आदित्याय नमः का जप करिए। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए। इसके अतिरिक्त कोई एक मंत्र ओम आदित्याय नमः का जप भी आपकी कुंडली के लिए, या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध ठीक है, बचपना मत करिएगा, हालांकि उनके पास अनुभव बहुत बढ़िया है। गुरु और शुक्र आपकी कुंडली में आपके अनुभवों को कमज़ोर कर रहे हैं और उनको और भी ज़्यादा बल देने के लिए एकादशी को रोटी या द्वादशी को दान अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक दिन अपने कंठ में गंगा जल को उतारिए, गंगा जल का पान करिए। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करिए और किसी मंदिर को अगर हो सके तो महीने में 1 से 4 बार धो दिया करिए। इतनी सारी चीज़ें। अभी बुध की दशा चल रही है पर फिर भी मैं आपको माणिक्य कहूँगा, एक माणिक्य आप धारण कर सकते हैं। अब क्या बताऊँ, इस कुंडली में पूजा पाठ, धर्म शास्त्र ये सब हैं, पर गुरु और शुक्र के मृत प्राय होने के कारण उस पर बल देने की आवश्यकता है। इस कुंडली के 6ठे भाव में बुध अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं। सूर्य और शुक्र 70 से 80% तक व्यक्ति की कुंडली में भगवान के प्रति भाव बड़ा ही श्रद्धावान बना हुआ है। वो श्रद्धावान है भगवान के प्रति, इसमें कोई भी दोष नहीं है। लग्न में शनि व्यक्ति को प्रैक्टिकल मानसिकता का बनाते हैं, पर नीच के बैठे हैं। मंगल राहु के संग पंचम भाव में बैठे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति को कुटुंबजनों से नुकसान भी होता है। छोटे भाई बहनों का सुख इस कुंडली में थोड़ा कमजोर है, हालांकि उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पर शत्रुगत और केतु की दृष्टि है। इस कारण से व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या भी बनते देखी जाती है। ये आपकी कुंडली है। एक बात और बता दूं, नवांश कुंडली की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर इस कुंडली का नवांश बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आगे कुंडली निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। होरा कुंडली की चर्चा अगर कर दूं तो आपकी कुंडली के आधार पे बुध, राहु, केतु और शनि ये जैसे बैठे हैं, इनकी दशाओं में आपको फायदा होगा। पर उससे भी बढ़िया अगर कहूँ तो गुरु, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शुक्र और मंगल, इनमें से गुरु, मंगल और सूर्य की दशाएं थोड़ी बहुत कष्ट दे सकती हैं, पर बुध की दशा कमजोर नहीं है। इसके अतिरिक्त शुक्र और चंद्रमा की दशाएं आपकी कुंडली के लिए लाभ देने वाली और मानसिक शांति के साथ वो दशा बीतने वाली होगी। इस कुंडली के लिए कमजोर वाली दशाओं में गुरु की दशा, मंगल की दशा, बुध की दशा और शुक्र की दशा कमजोर होंगी। पर कब? जब गुरु में शुक्र चले, जब गुरु में बुध चले, जब मंगल में गुरु चले, मंगल में बुध चले, मंगल में शुक्र चले। ये सब अंतरदशाएं और दशाएं और प्रत्यंतर व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। जब कभी भी कोई काम करना हो, गुरु के आरंभ की दशा में और चंद्रमा की दशा में, इसके अतिरिक्त सूर्य की दशा में कोई भी कार्य किया जा सकता है। विवाह आदि का योग आपकी कुंडली में जब कभी भी शनि का अंतर प्रत्यंतर हो, उसमें मंगल का अंतर प्रत्यंतर हो, जब कभी भी शुक्र का अंतर प्रत्यंतर हो, जब कभी भी सूर्य का अंतर प्रत्यंतर हो, तब किया जा सकता है। भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता लग्नम शुभम शुभम शिवम भवती लग्न वशेन तस्या, ऐसे करके श्लोक है। इसका अर्थ होता है कि अगर अच्छे लग्न में विचार किया जाए विवाह का, या अच्छे स्पष्ट लग्न में, स्थिर लग्न में विवाह हो तो विवाह अच्छा बीतता है, अन्यथा फिर वो कष्ट देने वाला बन जाता है। क्लियर है? तो आपकी कुंडली ये रही। विवाह कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे स्थिति जाकर के और भी स्पष्ट हो रही है। यहाँ पे व्यापार का योग बना हुआ है, गुरु मंगल का योग आपकी कुंडली में है। आप चाहें तो निश्चित रूप से व्यापार कर सकते हैं, पर जो वक्त मैंने बताया है उस पे व्यापार में उतरना चाहिए। अभी चुपचाप आपको नौकरी करनी चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।